नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज से हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू करने वाले हैं। ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास जो होगी वो ट्रांसलेशन बेस होगी, ठीक है? जैसे कि आप लोग कोई भी यदि इंग्लिश ग्रामर की बात होती है तो मोटे-मोटे बुक्स उठा कर के उसके रूल्स नियम याद करना शुरू कर देते हैं ना, और वो याद भी नहीं होते हैं। और उसका पता हमें कब चलता है, जब उस टाइप से कोई क्वेश्चंस आ जाता है और उसको हम गलत कर देते हैं। हाँ, और उस ट्रांसलेशन में भी हमें समस्या हो जाती है। वो इस वजह से होता है कि टिपिकल लैंग्वेज में यदि आप किसी चीज़ को याद करेंगे तो वो बोरिंग हो जाती है। गाने वगैरह ये सब हमें कैसे याद हो जाते हैं? तो आपको चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। आज से जो हम क्लास शुरू करेंगे ग्रामर की, उसको हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और इसमें आप लोग बड़े ही उत्साह से और बड़े ही रुचि से आप लोग इसको अटेंड करिएगा, इस क्लास को। और क्या नाम है कि चलिए शुरू करते हैं फिर आगे, ठीक? तो आगे इस क्लास की हम स्टार्टिंग करेंगे, कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव वगैरह से नहीं करेंगे। इसकी स्टार्टिंग ही हम सिंपल सेंटेंस से करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप लोग इंग्लिश की रुचि रखते हैं तो आपको एबीसीडी आती होगी, कोई हंसने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एबीसीडी आती होगी, पक्का है, ठीक है? थोड़ी सी नॉलेज आपको इंग्लिश के बारे में ज़रूर होगी। हाँ, क्योंकि आजकल तो किसी को पता भी नहीं हो तो भी क्लास में यदि कोई टीचर आती है तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें तो अक्सर ही होती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज है, ये हमें मालूम है। लेकिन ट्रांसलेशन में समस्याएं जहाँ जहाँ आती हैं उनको हम लोग हल करेंगे और उसको नए तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और बोलने की भी कोशिश करेंगे, ठीक? तो आज से हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो है हमारे सिंपल सेंटेंस से। क्या है ये? सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। इस साधारण वाक्य जो स्टार्टिंग है, तो वाक्य शुरुआत तो जो हम करेंगे वो तो है, ये देखिए किससे है? इज़, एम और आर से, ठीक? ध्यान से इसको देखते हुए चलिए। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ टर्म समझ लीजिए, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, आप सोचेंगे क्या मैडम लिख के बैठी हुई हैं। पहले इसको ये देखिए, हम आपको पहले इसके टर्म्स बता दें कि इसमें शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट यदि बोलते हैं तो पूरा सब्जेक्ट लिखना वगैरह ये सब करना नहीं, ये स्मार्ट वर्क नहीं कहलाता। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे और ज़्यादा समझेंगे। देखिए, जब इसमें आप पढ़ेंगे एस, तो इसका मतलब बच्चों लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है? आप समझ जाइएगा कि एस से मतलब है सब्जेक्ट से मैडम का। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। यदि इज एम आर वर्ब ही होता है ना, आपको पता है ना, यदि वी लिखा हुआ है तो आप समझेंगे इसका मतलब वर्ब है, जो हम इंडेफिनिट टेंस में आपको ऑलरेडी बताएंगे। फिर उसके बाद यदि ओ लिखा रहता है तो आप जान जाइएगा कि वो ऑब्जेक्ट है। क्या है वो? ऑब्जेक्ट है। और फिर यदि जो है लिखा रहेगा अदर वर्ड्स, तो हमारे जो वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा भी तो शब्द होते हैं, उन सारे शब्दों को हम अदर वर्ड्स में लिखते हैं। वो जो होगा वो क्या होगा? अदर वर्ड्स, ठीक है? वो हो जाएगा हमारा अदर वर्ड्स। इतना आप जान लीजिए। फिर उसके बाद एक चीज़ और याद रखिए कि यदि आप हमारा हमने जो सूत्र दिए हैं इंग्लिश में, उसके आगे यदि पॉजिटिव लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव मीन्स ही होता है सकारात्मक। वो वाक्य सकारात्मक है। कैसा है? सकारात्मक है, ठीक है? जैसे राम आम खाता है, वह जाती है, फूल सुंदर है। हाँ, ये इस तरह से जो होगा शब्द वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। यदि हम निगेटिव का मार्क लगाए हैं, ऐसा चिन्ह लगाए हैं, तो आप समझ जाइए कि वो कैसा सेंटेंस है? निगेटिव है, यानी कि नकारात्मक है। वह आम नहीं खाता है, हाँ, वह आम नहीं खाता है, वह फूल सुंदर नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक? और यदि क्वेश्चन वर्ड्स आता है तो इसका मतलब भी जानते हैं आप कि ये जो सेंटेंस है वो
प्रश्नवाचक है। कैसा है? प्रश्नवाचक है, यानी क्वेश्चन वर्ड्स है। तो चलिए, इतना समझने के बाद हम आप आते हैं अपने टॉपिक पे, सिंपल सेंटेंस। आज जो प्रयोग हम करेंगे यूज़ ऑफ इज़, एम एंड आर का। अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, धीरे धीरे समझने की इसको कोशिश करिए। ये जो सेंटेंस है पहला, देखिए पहला जो सेंटेंस है वो क्या कहता है? सब्जेक्ट इज़ एम आर। जो हमारा वाक्य होता है, वाक्य की संरचना हमारे इसी वर्ड्स पे आधारित होती है। पहले सब्जेक्ट होता है प्लस इज़ एम आर होगा। ये ऑब्लिक दिया हुआ है ना, इस ऑब्लिक का मतलब होता है या। इस ऑब्लिक का मतलब या। सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अनुसार ही इज़ लगेगा, इज़, एम, हूँ जो आई के साथ लगता है अक्सर, आर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब आर लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, फिर अदर वर्ड्स होंगे, फिर उसके बाद जितने भी शब्द आएंगे सारे आप लिखते जाएंगे, ठीक है, वो अदर वर्ड्स कहलाते हैं। यही फॉर्मेट में हमारा जो होगा सेंटेंस, वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक। अब दूसरा भी इसी की सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में होता है। दूसरा भी ऐसा ही होता है, पहले सब्जेक्ट होगा फिर इज़ एम आर होगा। यदि निगेटिव है वाक्य तो हम वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नॉट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगा देते हैं? नॉट। और फिर उसके बाद सारे अदर वर्ड्स आते हैं। हाँ, उसके बाद सारे जो सुबह शाम दोपहर जो भी आएगा, इतना निकालने के बाद जो भी शब्द आएंगे वो अदर वर्ड्स में आते हैं, उसको एक लाइन से ऑब्जेक्ट के बाद लिख डालते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन वर्ड्स पे। क्वेश्चन वर्ड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, हाँ, और उसमें यदि हमारे प्रश्न वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, यदि हमारे ध्यान से सुनिए, यदि हमारे वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो इज़ एम आर पहले आ जाएगा। यदि हमारी शुरुआत क्या से होगी तो इज़ एम आर पहले आएगा। और यदि क्या की शुरुआत बीच में, क्या की शुरुआत नहीं, यदि किसी वाक्य यदि प्रश्नवाचक है और बीच में क्या आ रहा है, तब हम उस क्वेश्चन वर्ड को सामने रखेंगे। तो पहले हम चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम बाद में समझेंगे, नहीं तो आप बड़े कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। इसके लिए पहले हम सकारात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव को समझते हैं। चलिए कोई सेंटेंस लीजिए और पॉजिटिव और निगेटिव को समझा जाए। हाँ, हम एक सेंटेंस लेंगे और उसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव शब्द को समझेंगे। जैसे कि कोई भी सेंटेंस ले लीजिए कि मान लीजिए ले लेते हैं कि एक मिनट, हाँ, आप ले लीजिए ईश्वर, या ले लीजिए फूल। फूल सुंदर है। फूल सुंदर है। यदि मान लीजिए सेंटेंस है आपका फूल सुंदर है, मेरी राइटिंग तो बहुत ही पुअर बन रही है इसमें, तो इसका पेन अच्छा ना होने के कारण ऐसा हो रहा है बच्चों। ऐसा एक मिनट, हाँ, यहाँ लिखते हैं फूल सुंदर है। तो इसमें ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ होता है? सब्जेक्ट इज़ एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यही फॉर्मूला यूज़ होता है ना इसमें। तो हम सब्जेक्ट क्या है इसमें? फ्लावर है, तो लिखेंगे फ्लावर इज़ नाइस। देखिए बच्चों, एक चीज़ और समझिए, NISE है ये, नाइस, NISE, नाइस, फ्लावर इज़ नाइस। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि नाइस कहाँ लगता है?
जब भी कोई भी ऐसी कोई वस्तु होती है जो अच्छी है, सुंदर है, तो उसके लिए हम नाइस का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई स्त्री सुंदर है तो ब्यूटीफुल, और कोई लड़का यदि सुंदर है तो हैंडसम। ओके, अब इसको हम निगेटिव बनाते हैं। यदि हम कह दिए कि फूल सुंदर नहीं है, तो फूल सुंदर नहीं है उसको हम कैसे लिखेंगे? फूल सुंदर नहीं है तो फ्लावर, उसका भी तो यही सूत्र होता है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये होता है सूत्र। तो इसको कैसे लिखेंगे? फ्लावर इज नॉट नाइस, नॉट अ नाइस। ठीक है, नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। हाँ, या नॉट अ गुड, नॉट अ नाइस। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन वर्ड्स पे। अब क्वेश्चन वर्ड्स पे आपने देखा था कि यदि हम कहते हैं क्या फूल सुंदर है, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? दो प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्या फूल सुंदर है? एक तो ये हो गया, और फिर एक ऐसे बना सकते हैं, फूल क्या सुंदर है। देखिए, दोनों एक ही हैं, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? क्या फूल सुंदर है और फूल क्या सुंदर है, ये दोनों ही क्वेश्चन वर्ड्स के सूत्र देखिए वैसे ही थे, अलग थे। जब हमारा ये जो क्वेश्चन वर्ड है पहले आएगा, तब हमारा क्या सूत्र यूज़ होगा? इज़ प्लस इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये रहेगा। तो क्या आया है? फूल एक ही है, तो हम लगा देंगे इज। फ्लावर इज फ्लावर ब्यूटीफुल? इज फ्लावर नाइस? और कभी कभी फ्लावर की तुलना यदि इस वैसे की जाती, उपमा दी जाती है ना उसकी सुंदरता की स्थिति से, तो ब्यूटीफुल भी लिखते हैं, कोई गलत नहीं है। तो इज फ्लावर नाइस ऐसे लिख लीजिए, इज फ्लावर FLOWER फ्लावर नाइस, इज फ्लावर नाइस। और यदि क्या बीच में आ गया तब क्या करेंगे? इस क्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हाट। क्या को क्या बोलेंगे? व्हाट। और आपका सूत्र क्या कहता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखाएगा, फिर उसके बाद इज एम आर रहेगा, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स, ये कहता है ना। तो क्या को हम पहले लिख देंगे व्हाट, फिर आपका पूरा वैसे ही रहेगा, व्हाट इज फ्लावर नाइस, व्हाट इज फ्लावर नाइस। सॉरी, ठीक। तो आप कहेंगे इज फ्लावर नाइस, ये पहला हो गया, और व्हाट इज़ फ्लावर नाइस ये दूसरा वाला सेंटेंस हो गया। मैं समझ सकती हूँ कि राइटिंग अच्छी ना होने के कारण आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। ये जो इसका पेन अच्छा ना होने के कारण, बच्चों मेरी राइटिंग ठीक है, इसका पेन अच्छा ना होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लिखावट में, लेकिन हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, और एग्जाम्पल्स भी हैं बहुत सारे, तो आप जो है लिखे हुए एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसको ईज़िली समझ लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि देखिए, यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपका सूत्र क्या बनेगा? सब्जेक्ट इज एम आर, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और इज एम आर को पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, सब्जेक्ट जैसा है वो आप पहचान सकते हैं कि कोई भी वाक्य है उसमें सब्जेक्ट क्या है। इज एम आर भी क्रिया लास्ट में होती है, ये भी आप पहचान सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जब आप क्या का प्रश्न करेंगे और उत्तर मिल जाएगा तो वही ऑब्जेक्ट हुआ।
ठीक है। और विशेषण में यदि यदि कोई है विशेषण है, उसमें कैसा का प्रश्न करेंगे तो विशेषण मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट का। और ये फॉर्मूला आप अच्छे से इसको 2 से 4 बार जब पढ़ेंगे तो आप इसको लर्न हो जाएगा। सब्जेक्ट इज एम आर, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स पॉजिटिव है। यदि हम बीच में नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा ये सेंटेंस नेगेटिव। और इज एम आर पहले लगा देंगे तो हमारा जो वाक्य है, यहाँ ये देखिए ये प्लस है ना, यहाँ ये देखिए ये जो है प्लस प्लस लगाए बच्चों, यहाँ ऑब्लिक करिए। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यदि क्या से प्रश्न शुरू होता है तो इज एम आर का प्रयोग हम पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, आपके वाक्य के बीच में आता है, तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले बोलेंगे, फिर इज एम आर फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक। और इसको जब आप करते हैं तो आप अपने मन से भी कोई एक सेंटेंस ले लीजिए, उसी सेंटेंस का आप पॉजिटिव बनाइए, उसी सेंटेंस का आप निगेटिव बनाइए, और उसी सेंटेंस का आप क्वेश्चन वर्ड्स बनाइए क्या से शुरू होने वाला, फिर उसी का आप क्वेश्चन वर्ड बनाइए जो बीच में लगता हो। ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि बीच में लगने वाला सिर्फ क्या ही आए, कब भी आ सकता है, क्यों भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो हम पहले लिख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड्स हमारे 2 प्रकार से बन जाते हैं। ठीक। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। ये देखिए पहला है ईश्वर दयालु है। ईश्वर दयालु है तो द गॉड इज काइंड, ये क्या है, गलत है ये। द गॉड इज काइंड ये है KIND। श्री राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ये क्या है, श्री राजीव गांधी RAJIV, गांधी इज आवर प्राइम मिनिस्टर PRIMEMINISTER, प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी इज प्राइम मिनिस्टर, इज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया आपका, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। फिर आपका आया वर्ब यानी इज, फिर आया आवर प्राइम मिनिस्टर, क्या है, क्वेश्चन मिला हम प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक। और यदि आपके पास कोई अदर वर्ड्स नहीं आ रहा है तो कहाँ से लिखेंगे आप अदर वर्ड्स। यदि है आपके पास सब सेंटेंस में अदर वर्ड्स है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मैं भारत का नागरिक हूँ तो आई एम, आई के साथ तो एम लगता है ना, तो आई हो गया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब एम। नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। अ सिटीज़न, अक्सर ही सिटी ए लगा देते हैं, यदि एक की बात हो रही है तो ए लगा देते हैं, और ये कोई रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है। तो आई एम अ सिटीज़न, CITIZAN, सिटीज़न ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तुम बीमार हो, तो तुम के साथ क्या यूज़ करते हैं, आर का। ठीक है। तुम को हमेशा प्लूरल में गिनते हैं, तो प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर का यूज़ होगा। तो यू आर इल, इल मीन्स बीमार। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आता है इज एम आर, तो इज वह के साथ इज, तो ही इज क्या है, विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। और विद्यार्थी हमेशा उसकी जो विशेषण होता है उसके पहले लगाते हैं ना, किसी किसी का विशेषण, तो विद्यार्थी का विशेषण क्या है, अच्छा है, तो उसके पहले लगाएंगे, तो हो गया ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। फिर देखिए वह फूल सुंदर नहीं है, वह फूल सुंदर नहीं है, तो वह, अब ये देखिए फूल सुंदर नहीं है, तो वहाँ पे वह के लिए जैसे ऊपर लिखा है आपने ही, तो ये तो पुरुष के लिए यूज़ की जाती है ना, लड़कों के लिए। यदि किसी वस्तु के लिए वह बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, इट या दैट का प्रयोग करते हैं। तो वह है, इट मीन्स यह,
तो दैट मीन्स वह दैट इज़ दैट फ्लावर, वह फूल यानी दैट फ्लावर इज़ नॉट प्रिटी, प्रिटी मीन्स सुंदर, दिस फ्लावर इज़ नॉट प्रिटी, PRI होगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए स्पेलिंग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्रिटी है PRI, ठीक है। यहाँ पे आप टी यूज़ कर लीजिए, यहाँ पे आप PRI लिख लीजिए, प्रिटी। मैं अब बीमार नहीं हूँ, मैं अब बीमार नहीं हूँ, आई एम नॉट इल, मैं अब बीमार नहीं हूँ। तो अब क्या होगा, अदर वर्ड्स हो गया ना, मैं सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आता है इज़ एम आर, तो यहाँ आई के साथ एम लगाएंगे तो आई एम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही तो नॉट लगाते हैं, तो एम के और ऑब्जेक्ट के बीच में हम नॉट लगाएंगे तो आई एम नॉट इल, इल हो गई आपकी ऑब्जेक्ट। अब नाउ, नाउ क्या हो गया, अदर वर्ड्स हो गया, ठीक। जो भी कोई क्रिया आएगी, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, वो अदर वर्ड्स आएगा, वो आप ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अंग्रेजी सरल नहीं है, तो अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट इंग्लिश। फिर हो गया इज़ एम आर, तो इज़ नहीं, सरल नहीं है, सरल हो गया ऑब्जेक्ट, और नहीं तो ऑब्जेक्ट और इज़ के बीच में हम नॉट लगाएंगे तो इंग्लिश इज़ नॉट ईजी, ओके। चलिए, हम अमीर नहीं हैं, हम अमीर नहीं हैं, तो वी के साथ, वी प्लूरल है, वो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर का ना, तो वी आर नॉट, अमीर को क्या बोलते हैं, रिच, रिच, और ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या लगाते हैं, नॉट का, तो वी आर नॉट रिच। प्रश्न कठिन नहीं था। देखिए बच्चों, अब हमने कहा है इज़ एम आर, सिंपल सेंटेंस में बच्चों आपका वॉज भी आता है, ठीक है, तो आप उसमें ऑब्लिक करके वॉज भी लिख सकते हैं, इज़ एम आर और वॉज। तो यह यदि नहीं है तो ये आप कॉमन सेंस लगा करके उसमें यूज़ कर सकते हैं, इज़ एम आर वॉज। तो हाँ, प्रश्न कठिन नहीं था, प्रश्न क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, था क्या हो गया वर्ब, तो क्वेश्चन वॉज, और कठिन हो गया आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। क्या कैसा था, कठिन था, तो क्वेश्चन वॉज नॉट डिफ़िकल्ट। वह क्या, वह चोर, अब ये देखिए, क्या वह चोर, क्या वह चोर है, क्या वह चोर है, तो क्या आप देखिए पहले आ गया है, तो जब क्या पहले आ गया है तो इज़ एम आर का प्रयोग हम पहले करेंगे ना, यदि आपका था आता तो आप वॉज का प्रयोग पहले करते, ठीक है। तो क्या वह चोर है, तो इज़ का प्रयोग हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यही तो है। यदि क्या पहले आ जाता है तो इज़ ही थीफ, इज़ ही थीफ। अब ये देखिए, क्या वह घर में नहीं थी, ये जो है आपका क्वेश्चन वर्ड भी है और निगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है, इसको समझिए, क्वेश्चन भी है ना और निगेटिव भी आ गया है, तो ये कैसे होगा, क्या और पहले क्या है, और हमने बताया ना अभी, इज़ एम आर हो या फिर आपका वॉज हो, पहले आ जाएगा, तो वॉज, क्या वह घर में नहीं थी, ये क्या है, कोई लड़की है, तो वॉज शी। अब हमने बताया ना आपको कि ऑब्जेक्ट के पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि यदि सिर्फ निगेटिव होता तो वॉज, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते, लेकिन ये इंट्रोगेटिव भी है, हाँ, यानी क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन वाला भी है सेंटेंस, तो कैसे करेंगे, वॉज, फिर सब्जेक्ट वॉज शी, फिर नॉट, वॉज शी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट,
एट द हाउस। क्या करेंगे? वॉज शी नॉट एट द हाउस, यानी ऑब्जेक्ट के पहले ही नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑब्जेक्ट के पहले ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वॉज शी नॉट एट द होम। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे मे आया है तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एट का प्रयोग किए हैं, इन का क्यों नहीं किए हैं। इनका मतलब होता है बच्चों मे। ठीक है, इनका मतलब होता है मे या अंदर, में या अंदर। जब भी यहाँ पर सेंस निकल रहा है पर, क्या हुआ? घर पर थी। क्या हुआ? घर पर थी। हमेशा हाउस के साथ हम जब भी ऐसा हो कि घर के अंदर थी वैसे, तो हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, घर पर थी तो घर में नहीं यूज़ करेंगे, पर का यूज़ भले लिखेंगे, लेकिन हम यूज़ इंग्लिश में बनाते समय करते हैं पर, एट हाउस। ओके, शी वॉज नॉट एट द हाउस, घर पर नहीं थी। तुम्हारे पिताजी कौन हैं? अब ये देखिए, तुम्हारे पिताजी कौन हैं? अब ये क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ रहा है। ठीक सॉरी, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो हमने आपको बताया था कि ऐसे में वो फोर्थ वाला जो सूत्र है वो लागू होगा कि क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे, फिर इज़ एम आर का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिए, कौन मतलब हु, फिर इज़, हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर फादर। ओके, फिर देखिए, क्या गुरुजी नाराज़ थे? क्या गुरुजी नाराज़ थे? तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? क्या पहले आ गया, बीच में नहीं आ रहा है, पहले आ रहा है। तो जब पहले आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, जो क्रिया है वो इज़ एम आर या वॉज, वो हम पहले उठा के रख देंगे। तो वॉज द टीचर, वॉज द टीचर डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड मतलब नाराज होना, प्लीज मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना। तो डिस लगा दिया तो अपोजिट वर्ड हो गया नाराज होना। वॉज द टीचर डिसप्लीज्ड। ओके, क्या टीचर नाराज थे? क्या मैं भूखा नहीं हूँ? अब ये देखिए, ये आपका इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या मैं नाराज़ नहीं हूँ, और मैं के साथ हूँ आया है तो एम का प्रयोग होता है ना, तो एम पहले लिख देंगे, क्या पहले आया है ना, तो हम क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एम आई नॉट हंग्री, एम आई नॉट हंग्री। तो बच्चों ये थी 15 एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स बनाने की कोशिश करिएगा इसी फॉर्मेट पे, अपने इसी फॉर्मेट पे। और आप इज़ एम आर और प्लस वॉज भी बढ़ा लीजिए, इज़ एम आर वॉज। ओके, और इस सूत्र को आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आप ये आपका होमवर्क है, आप पहले इसको 1 से 2 बार पढ़िए और फिर उसके बाद कोई भी इंग्लिश की बुक उठा करके, इंग्लिश ग्रामर उसमें हिंदी के सेंटेंस होते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए, तो उसको उठा करके उसको इस फॉर्मेट पे करने की कोशिश करिए। आई एम श्योर आप जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे ये इज़ एम आर का यूज़। ठीक, और इसको ज़रूर से करिएगा और आपको मज़ा भी आएगा करने में। और ये क्लास बच्चों यदि आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए बच्चों, और शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, ये 3 काम ज़रूर किया करिए आप, एक लाइक, दूसरा सब्सक्राइब और तीसरा शेयर करना। ओके, सब्सक्राइब यदि आप एक बार कर दिए तो बस हो गया, और यदि नहीं किए तो कर दिया करिए। और यदि ये क्लास आप, और एक चीज़ और, ये इसके साथ ही साथ, क्योंकि सिर्फ ग्रामर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको वर्ड मीनिंग भी पता होनी चाहिए, तो एक वर्ड मीनिंग की वीडियो मैं और निकालूंगी, तो आप लोग ये ग्रामर और वर्ड मीनिंग दोनों वीडियोस डेली देखा करिए। ठीक है, और उसको करने की कोशिश भी किया करिए, और डेली 10 वर्ड मीनिंग्स डेली याद करिए।
तो बच्चों वर्ड मीनिंग क्लास आप ज़रूर देखिएगा और यदि और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।